हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वाईटी प्लेटफॉर्म पर आज मैं आपके लिए कार्ल मार्क्स का जो आपका फर्स्ट वीडियो था मैंने डाला, उसमें भी पूरा नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स का दूसरा डाला, अब ये तीसरा वीडियो आपको अपलोड कर आपके लिए मैं लाई हूँ। और ये तीसरा वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। सॉरी, ये फोर्थ पार्ट है कार्ल मार्क्स का। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत किसे कहते हैं। अभी तक आपने कार्ल मार्क्स की बुक पढ़ी, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा। कार्ल मार्क्स के बारे में जो भी सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अब आपको पढ़ना है कार्ल मार्क्स के आधार पर ही कार्ल मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत। इसमें क्रांति का सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है। क्रांति का सिद्धांत मार्क्स और एंजेल के ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना के साथ निकट से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार जब उत्पादन की शक्तियाँ इतनी विकसित हो जाती हैं कि पुराने उत्पादन संबंध उनके पाँव की बेड़ियाँ सिद्ध होती हैं, तब ये संभव इन शक्तियों को ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाते और एकाएक छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पर जमींदार किसान का सामंत युगीन संबंध उसे संभाल नहीं पाता है और वह ऐसे ही टूट जाता है। उत्पादन की शक्तियों का विकास तो धीरे धीरे होता है, परंतु यह एक अवस्था में पहुंचकर पुराने सामाजिक संबंधों पर उसका दबाव असहनीय हो जाता है। ऐसी हालत में जो सामाजिक होकर पुराने प्रभुत्वशाली वर्ग को एक ही झटके में सत्ता से हटा देते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई सारी संस्थाओं को उलट पुलट कर देते हैं। इस तरह से वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। यानी जिस तरह से देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि उत्पादन की शक्तियों का जिस तरह से धीरे धीरे विकास होता है, परंतु एक अवस्था में पहुंचकर पुराने सामाजिक संबंधों पर उनका दबाव असहनीय हो जाता है। ऐसी हालत में जो सामाजिक होकर पुराने प्रभुत्वशाली वर्ग को एक ही झटके में सत्ता से हटा देते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई सारी संस्थाओं को उलट पुलट कर देते हैं। इस तरह से वर्ग संघर्ष इस तरह से उत्पादन की शक्तियों का विकास धीरे धीरे होता है, परंतु एक जगह पहुंचकर पुराने सामाजिक संबंधों का दबाव असहनीय हो जाता है। ऐसी हालत में सामाजिक होकर पुराने प्रभुत्वशाली वर्ग को एक ही झटके में सत्ता से हटा दिया जाता है, जिसके साथ जुड़ी हुई सारी संस्थाओं को उलट पुलट दिया जाता है। इस तरह से वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुराना पराधीन वर्ग सत्ता प्राप्त कर लेता है और वह सारी राजनीतिक प्रणाली, कानून, सामाजिक संस्थाओं, नैतिक आदर्शों का पुनर्निर्माण करता है। इस तरह क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम भी है। अब आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सामंतवाद से समाजवाद के युग में प्रवेश के लिए दो क्रांतियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जैसे आपने पढ़ा कार्ल मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत, तो इसमें बुजुर्गा क्रांति और सर्वहारा क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जून में पूछा गया था, जून में नेट में यूजीसी नेट में पूछा गया था। बुजुर्गा क्रांति, इसमें बुजुर्गा और पूंजीपति वर्ग सामंती अभिजात वर्ग को धराशायी करके कृषकीय समाज से जुड़े हुए विशेषाधिकारों का अंत कर देता है और पूंजीवाद की स्थापना हो जाती है। यानी बुजुर्गा पूंजीपति वर्ग सामंती अभिजात वर्ग को धराशायी करके कृषकीय समाज से जुड़े अधिकारों का अंत कर देता है। अगला है सर्वहारा क्रांति। इसमें सर्वहारा और कामगार वर्ग पूंजीपति वर्ग को धराशायी करके पूंजीवाद के साथ जुड़े विशेषाधिकारों का अंत कर देता है, सामंतवाद की स्थापना करता है। और मार्क्स के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति 1789 बुर्जुआ क्रांति की प्रतीक थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र के प्रकाशन के समय 1848 सर्वहारा क्रांति की तैयारी का समय आ गया था। मार्क्सवाद की प्रेरणा से पहली समाजवादी क्रांति व्लादिमीर लेनिन
1870 एंड 1924 के नेतृत्व में रूस में वर्ष 1917 में हुई, जहां पूंजीवाद की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई थी। अब आप देखें राज्य संबंधी कार्ल मार्क्स के विचार। राज्य और शासन के संबंध में कार्ल मार्क्स द्वारा अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया गया था, जिसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। इस संबंध में उनकी विचारधारा का अध्ययन निम्न क्रमों में किया जाता है। नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है। आप देखें कि राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार क्या है। राज्य के संबंध में सर्वथा विपरीत है। आप देखें प्लेटो, अरस्तु और अन्य अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। सभी लोग ये मानते हैं कि राज्य एक ऐसी स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन से जुड़ी है, जबकि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि राज्य जो है एक वर्ग की संस्था है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और ये दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ता था। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य को नियंत्रण रखने के लिए किया गया। यानी कार्ल मार्क्स का कहना है कि राज्य का जो उदय हुआ इस किस कारण हुआ कि एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति द्वारा आधिपत्य रखने के लिए हुआ। एक वर्गीय प्रणाली कहा गया इसको, राज्य को। राज्य और शासन शोषण के यंत्र हैं। राज्य का उद्भव वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और इस अधिकार के माध्यम से वे बहुसंख्यक कृषक जनता का शोषण और उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य था और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। आगे आप देखें कि मार्क्स के अनुसार यह बात प्राचीन से निरंकुश राज्यों के शासन समान हो। वर्तमान में तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है। थोड़ा रुक जाइए, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। गला थोड़ा सूख गया है तो पानी पी लूँ, तब मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखिए, अब आगे देखिए कि तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती थी और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग और उनके समर्थकों से ही हाथ में होती थी। यानी ये कहा जाता है, मतलब कार्ल मार्क्स के अनुसार जो राज्य होते थे वो सिर्फ राज्य की वास्तविक शक्ति तो पूंजीपति के हाथ में होती थी और उनके समर्थकों के हाथ में होती थी। मार्क्स और एंजिल के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है। मतलब पक्षपात रहित नहीं है कि पक्षपात ना करती हो। यानी इसका मतलब कि ये पक्षपात करती है जिसका उद्देश्य सब वर्गों और शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो, वरन यह एक ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा और उसे शोषित वर्ग के अधिकाधिक शोषण की ओर प्रवृत्ति करना। स्वयं मार्क्स के शब्दों में उन्होंने कहा है कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये कितनी अच्छी बात मार्क्स ने कही है, ये बात सत्य है। मार्क्स ने, आप देखिए कि मार्क्स ने जो आज समाज में लागू हो रही है, आजकल के समाज में जो बात लागू हो रही है उसको मार्क्स ने कितने वर्षों पूर्व कह दिया था कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये बात सही है। जो सत्ता में लोग होते हैं
वो अपने आसपास के जनता पर शोषण करते हैं, दबंगई करते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं। जो सत्ता में होते हैं, सत्ता में जिसकी सरकार होती है, उनसे संबंधित जो सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनसे संबंधित जो आसपास के रहने वाले सदस्य होते हैं, वो आसपास के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। मैं किसी दल या किसी जाति या किसी वर्ग या विशेष का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं एक एज ए टीचर आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये बात सत्य है। आज भी ये देखा जाता है कि सत्ता जिस वर्ग के या जिस भी पार्टी के हाथ में संस्था होती है, सॉरी, सत्ता होती है, उस पार्टी के लोग अदर मतलब पब्लिक पर या जनता पर शोषण उन पर शोषण करते रहते हैं, आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो इस तरह से जिनकी सत्ता होती है वो सिर्फ शोषक वर्गों की सत्ता होती है और शोषण किया जाता है सर्वहारा का। एंजिल ने भी ऐसा ही कहा है कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रहा है और प्रत्येक अवस्था में इनसे दलित और शोषित वर्ग को दबाए रखने का भी कार्य किया है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में लिखी गई थी, राज्य, आप देखें ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखी गई थी? 1848 में 1848 में लिखी गई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आप देखें कि इसमें उन्होंने कहा था, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र है। मार्क्स राज्यों को अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन उसके शासन पर यह मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंतर संभव और वांछनीय नहीं होता। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने और पूंजीवाद के अवशोषण को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स का साम्यवादी घोषणा पत्र क्या था? उसमें कहा अंतरिम काल सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी सरकार द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन, पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चे की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रीयकरण, पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व को ही वास्तविक लोकतंत्र ही मानते हैं। राज्यहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्शवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं और उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः उसका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा। राज्यहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद से ही वास्तविक साम्यवाद समाज का प्रारंभ होगा। मार्क्स के अनुसार राज्यहीन और वर्ग विहीन आदर्श समाज में आप देखें धर्म, जाति, रंग, धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा। उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुरूप वस्तुएं पारिश्रमिक प्राप्त होगा और जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था भी होगी। यानी इस तरह से आपका देखें कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि सर्वहारा की जब अधिनायक तंत्र की क्रांति होगी तो उस समय न राज्य होगा, न वर्ग होगा और ना ही किसी प्रकार का शोषण होगा और इस तरह से उस समय साम्यवादी समाज होगा जहाँ पर किसी प्रकार का किसी का भी शोषण या आधिपत्य नहीं होगा और साम्यवादी समाज होने के कारण वर्ग विहीन समाज, राज्यहीन समाज, साम्यवादी समाज होगा और ऐसे में पूंजीपति का अंत हो जाएगा।
इस तरह से आपका ये 4th पार्ट पूरा हो गया जो कार्ल मार्क्स का है। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं और कार्ल मार्क्स के बारे में और भी अधिक जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए लाऊंगी और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। आपका ऐसा प्यार और विश्वास हमें मिलता रहे तो मैं अवश्य ही और अच्छे से अच्छे वीडियो को आपको दूंगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर चौथे वीडियो में 4th पार्ट में आपने देखा कि मार्क्स का क्रांति का सिद्धांत आपने देखा कि किस तरह से क्रांति हुई। राज्य संबंधी मार्क्स का विचारधारा आपने देखा। राज की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य और शासन शोषण के यंत्र हैं, ये ऐसा कार्ल मार्क्स और एंजिल ने भी कहा है। अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, यानी अंत में क्या होगा कि अंत में सभी पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे और अधिनायक तंत्र का विकास हो जाएगा। अब आगे देखें आप, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी यानी साम्यवाद आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये 4th पार्ट कार्ल मार्क्स का पूरा हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। मेरी वीडियो आपका मेरी वीडियो पर इतना प्यार दिखाना या आपका इतना सम्मान देना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप इतना मेरे चैनल को लाइक करते हैं और मेरे चैनल पर दिए गए सभी वीडियोस को देखते हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।